का बहुत सारा धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है गौरव। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। विभाजन की विभीषिका इस देश के नागरिकों के लिए हमेशा स्मृति में बनी रहे ऐसी एक घटना है। एक ऐसी घटना जो तत्कालीन कांग्रेस की सत्ता को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री पद पर आने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, इसके चलते हुए जो देश का विभाजन हुआ और जिस विभाजन के चलते हुए दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, माइग्रेशन ऑफ द पीपल, माइग्रेशन ऑफ द मासेस हुआ। करोड़ों लोगों के घर बार उजड़ गए, करोड़ों लोगों के 20 लाख लोगों की उस घटनाओं में, उस समय की घटनाओं में मृत्यु हुई। अनेकों रेफ्यूजी ट्रेन चलानी पड़ी, अनेकों लोगों का नरसंहार हुआ और उस घटना के वो घटना हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित हुई। सत्ता के लालच में, सत्ता की लालसा में कांग्रेस के द्वारा विभाजन की ये शर्त स्वीकार करने और विभाजनकारी ताकतों को निरंतर कांग्रेस के द्वारा आज भी समर्थन दिए जाने, इसके चलते हुए देश के 140 करोड़ लोगों की स्मृति में इस विषय को हमेशा ताजा रहना आवश्यक है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की नौबत भारत में किसी सत्ता लोलुप व्यक्ति के चलते हुए न आए, भारत कभी विभाजित न हो, भारत की एकता और अखंडता कभी बाधित न हो। और उसके साथ साथ में ऐसे सारे लोग जो विभाजन की विभीषिका का दंश झेल करके भारत में आए थे, जो विभाजन की विभीषिका के चलते हुए अपना सब कुछ लुटा करके भारत में पहुंचे, ऐसे लाखों लोग जो अपना सब कुछ गंवा करके भारत में लौटे थे, उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद में भारत में न केवल अपने आप को स्थापित किया, अपितु भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा घटक, एक बहुत बड़ा योगदानकर्ता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। हम उन सब लोगों के प्रति भी सम्मान जो है वो हमारा बना रहे और उनकी पहचान देश में बनी रहे, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आयोजित करना आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है। वाराणसी में एक ऑपोजिशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री वहां से सांसद भी, लेकिन सभी महागठबंधन और विपक्षी लोग वहां के यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वाराणसी में वोटों की चोरी हुई है, असली सांसद आप हैं। तो चुनाव आयोग ने जीतने का प्रमाण दिया, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां सांसद किसी और को डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी और के सांसद डिक्लेयर करने से ऐसी स्थिति में कहीं परिवर्तन हो नहीं सकता। जिन लोगों की जैसी भावना होती है उनको वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। इन लोगों की भावना, क्योंकि इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम आए, अपने अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इसी तरह से वोट रिगिंग और जो है इलेक्शन मैनेज करने के काम किए हैं। मुझे लगता है कि वो इसी तरह का परिदृश्य एक बार फिर उत्पन्न करके संदेह के बादल पैदा करना चाहते हैं। संजय जी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या तमाम अपोजिशन पार्टी की बात करें तो ये लोग लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। चुनाव आयोग को निशाना बना करके आखिर राजनीतिक रूप से क्या हासिल कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी संविधान के संरक्षण का अभिनय करते हैं। संविधान की पुस्तक को, जिसे शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है गंभीरता के साथ में, और वो जब वो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे हैं तब वो और भी सिद्ध हो जाता है मेरा यह कहना, वो उसे जेब में घूम के लेकर के घूमते हैं, उसका अपमान करते हैं। दूसरी तरफ वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के प्रश्न और संदेह खड़ा करके संविधान की व्यवस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र की भावनाओं का अपमान करने का काम करते हैं। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विषय है, एक तरफ राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने किसी एक, जिसको वही जानते हैं, उन्होंने किसी एक ऐप के जरिए
डिजिटल वोटर लिस्ट को जब उन्होंने उसको वेरीफाई किया तो उसमें उन्होंने कुछ नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट पाए। अब जब डुप्लीकेट नाम या इस तरह के मास डुप्लीकेसी अगर कहीं है, उसको ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करती है, तो वो उसका विरोध करते हैं। ये दोहरे विषय, यदि उन्होंने कहा है, मैं तो ऐसा कहूंगा, मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जी का कि उन्होंने साहस के साथ में अपनी पार्टी, अपने खुद के स्टैंड और अपने गठबंधन के स्टैंड, इन तीनों के विरुद्ध जाकर के इलेक्शन कमीशन का ये स्टैंड की जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होना चाहिए उसके समर्थन में बयान दिया। और उन्होंने इस आइडिया को, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है, which is further reinforced by the statement of Rahul Gandhi ji which he has made during the press conference, कि कर्नाटक के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे डुप्लीकेट नाम हैं, अगर इतने हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो वो घड़ियाली आंसू बहाना शुरू करते हैं और उसको ऊपर संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उस संविधान के प्रति लोगों की भावना को में संदेह पैदा करके कमजोर करना चाहते हैं। विनीत न्यूज 18। सर, विभाजन की विभीषिका जो है उसको लेकर के आप जो है मतलब एक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो वोट बैंक के कारण धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, राज्य के आधार पर लोगों को, वोटरों को बांट रही है। किन पार्टियों को आप जिम्मेदार मानते हैं और उनको क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम लूं उसकी आवश्यकता नहीं है। आज देश जानता है किस तरह से जाति के नाम पर, बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, जाति के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर बांट करके अपने मतों को बढ़ा करके उनके बीच में विद्वेष पैदा करके किस पार्टी ने आज तक सत्ता में 55 साल तक बने रहने में सफलता प्राप्त की, सारा देश इस बात को जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रश्न में के लिए मुझे किसी तरह का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकेंड सर, कोमल शर्मा, जो बार-बार आप भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में कितनी बार भ्रष्टाचार हुआ है को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी बकायदा डेटा लेकर आते हैं। कभी ये कह रहे हैं वो कि उन्होंने उन मृत लोगों के साथ चाय पी है और उसका अनुभव उन्होंने बिल्कुल अलग महसूस किया। तो इसको लेकर देखिए, मैंने जैसा अभी कहा, वोटर लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप इलेक्शन कमीशन के देखरेख और उसके बनाए गए एसओपी के तहत होती है। अगर वोटर लिस्ट में कहीं भी किसी नाम की गलत एंट्री है, किसी के उम्र को लेकर के वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, किसी के होने या न होने को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, भारत के संविधान के बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। कोई भी वोटर लिस्ट में यदि मेरे नाम के आगे अंकित कोई सूचना गलत है तो मुझे जिम्मेदार नागरिक के नाम, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी बनाई गई गलती से छूट गया नाम, इन दोनों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया, उसके लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अगर उसके बाद में भी उसे दुरुस्त न किया जाए तो उसके बाद में या किसी का नाम गलत तरीके से हटाया जोड़ दिया जाए तो उसकी 3 बार उसको ठीक कराने की व्यवस्था है कि उसमें उसको रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पेश करके किया जा सकता है। वहां अगर एड्रेस नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कलेक्टर होता है सामान्यतया उसके पास में हो सकता है, फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास में उसकी अपील की जा सकती है, वहां से निस्तारण कराया जा सकता है। राहुल गांधी जी को मैं ये कहूंगा कि अपने मृत लोगों के साथ में चाय पीने के लिए जो वो अनुभव लेने के लिए गए थे वो उनको मुबारक है, लेकिन उनको एक जिम्मेदार पार्टी का लीडर होने के नाते देश की पुरानी और ऐसी पार्टी जिसने 55 साल चाहे नैतिक अनैतिक तरीकों से किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त की होगी या सत्ता में बने रहे होंगे, कम से कम अब जब देश शिक्षित युवाओं का देश है, देश उनसे अपेक्षा करता है कि वो अपने पार्टी के काडर को इसके लिए एजुकेट करें कि वो जाकर के अपने पार्टी के जो है कार्यकर्ता बीएलएज उनके जाकर के वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण करने के लिए ठीक से संविधान प्रदत्त प्रक्रिया के अनुरूप काम करें। सर, चुनाव आयोग ने आज एक सूची जारी की है
तो ये अपने आप में प्रमाणित है। मैं तो फिर कहूंगा कि जिन लोगों को इससे कष्ट हो रहा है, जो लोग इसको लेकर के संसद की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, सड़कों को रोक रहे हैं, उन लोगों को जाकर के इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर के और वोटर लिस्टों को जो है, मैं कहीं कोई उनकी किसी तरह की आपत्ति वो दर्ज कराना चाहिए। Last question. सर, कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि 17 अगस्त से बिहार से वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे और सीधी लड़ाई लड़ेंगे वोट चोरी के खिलाफ, जबकि इलेक्शन कमीशन अभी भी स्पष्टीकरण कर चुका है कि फॉल्स नैरेटिव न फैलाए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि फॉल्स नैरेटिव फैलाने के विरुद्ध जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को लेकर के जो टिप्पणी की है, शायद इन शब्दों में, इतने कड़े शब्दों में, इतने गंभीर शब्दों में कभी किसी राजनीतिक नेता के विरुद्ध ऐसे किसी विषय को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी नहीं की होगी। लेकिन उसके बाद में भी यदि कोई न समझना चाहे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने आप ही व्यवस्था उसका निस्तारण तो करेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये आज डिजिटल युग में पढ़े लिखे युवाओं का देश भारत जो है, वो सब इस विषय को, इन सारे विषयों को देख रहे हैं और चुनाव में समय आने पर ऐसे सारे विषयों का ठीक से जवाब देंगे। ऐसे सारे झूठे नैरेटिव्स गढ़ने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के समय में किए गए संदेह हो, खड़े किए गए संदेह हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक के समय खड़े किए गए प्रश्न चिन्ह हो, चाहे वो भारत जब गर्व कर रहा था और पूरा विश्व भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहा था, कोविड के समय में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया टीका हो, जिसने मानवता को बचाने के लिए बड़ा योगदान किया, उसको लेकर के जिस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों, भारत की परंपराओं के प्रतीक सेंगोल को लेकर के जब प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों, हमेशा ही जब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, लेकिन उसके प्रत्युत्तर ने देश की जनता ने उनको वोटों के हिसाब दिया है और वोट की चोट से उनका जो है ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। और उसके चलते हुए वो सिमटते अब हाशिए तक आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब हाशिए पे बने रहने का वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष को भी अगर वो पुरानी रीति से लड़ते रहेंगे तो वहां से भी समाप्त हो जाएंगे। Last final question. ये इस मुझे लगता है इसको छोड़ने, Thank you. इस प्रश्न पे कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हास्यास्पद बातों के लिए यहां मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी का पश्चाताप है, क्योंकि ये विभाजन विभीषिका स्मृति का 5वां साल है। इसलिए मैं आप सबके सामने विषय रखना चाहता हूं और ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का पश्चाताप है कि विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस वो नहीं मनाते। क्योंकि जयराम रमेश साहब ने जब इस पर टिप्पणी की थी, तब अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा था कि ये दर्दनाक दिन है जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये पूछूंगा कांग्रेस पार्टी से कि क्या वो ये मानते हैं कि इस दर्दनाक अध्याय को लिखे जाने के लेखक और पटकथा के रचयिता कांग्रेस पार्टी और उसका का नेतृत्व था, इसलिए वो इस विभाजन की विभीषिका के दिवस को नहीं मनाते और अपनी ऐतिहासिक भूल को, जिसके चलते हुए देश को इस बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ा, भारत माता के 2 बाजू भारत माता से कटे, उसको, उस पश्चाताप के चलते हुए वो आज इस दिन को स्वीकार नहीं करना चाहते। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इसके अतिरिक्त भी न तो कांग्रेस योग दिवस मनाती है, योग जिसने भारत से निकल करके देश के 190 देशों तक न केवल अपनी पहचान बनाई, अपितु भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक उत्थान का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर रखा, उस योग दिवस को न मनाती है, न कारगिल विजय दिवस को मनाती है, जब देश की सशक्त सेनाओं ने देश पर हुए चौथे बड़े पाकिस्तान के हमले का माकूल जवाब देकर के देश को एक डिसाइसिव विक्ट्री दिलाई थी। उस दिन को भी वो गर्व के साथ में नहीं मनाते। इसी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी ऐसे अन्य सारे दिवस, ऐसे सारे अवसर जहां देश गर्व करता है, उससे अपने आप को अलग थलग रखती है। न कांग्रेस पार्टी देश के सुख में शामिल होना चाहती है, न देश के सांस्कृतिक वैभव के सम्मान जहां बढ़ता है उसके साथ में जुड़ना चाहती है, न ऐसे विभाजन विभीषिका जैसी किसी पीड़ा के साथ में जुटना चाहती है, न
इमरजेंसी के विरोध में लोकतंत्र की हत्या जो उन्होंने की, उस दिन के साथ में जुड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि ऐसे सारे विषयों से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग थलग रख करके, क्योंकि वो इन सब के कारक थी और ऐसे भारत का सम्मान जिस सब जगह पर बढ़ता हो उसके साथ में वो नहीं जुड़ना चाहती। ऐसे विषयों के साथ ऐसे वो दूरी क्यों बनाते हैं, ये प्रश्न मैं आप सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, आप सब के लिए छोड़ करके आज की इस बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वित्त मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी बातें करने वाले हैं, तो आप सबका स्वागत है माननीय मंत्री जी। चलिए, धन्यवाद सिन्हा जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आप सबके उपस्थित होने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए और नैतिक अनैतिक रूप से प्राप्त की गई सत्ता पर किसी भी तरह से काबिज बने रहने के लिए, अनैतिक रास्तों से चुनाव जीतने के लिए, फर्जीवाड़ा, छल और कपट करके सत्ताओं को हासिल करने का खेल कांग्रेस ने हमेशा से खेला है। मैं कुछ ऐतिहासिक दृष्टांतों के माध्यम से आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न चुनावों में विभिन्न नेताओं के तत्वावधान में अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम को लाने के लिए किस तरह से वोटों का खेल किया था। 1952 के चुनाव में तत्कालीन नेता आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बैलेट बॉक्स जो भरे हुए थे उनमें नाइट्रिक एसिड डाल करके उन बैलेट बॉक्सेस में भरे हुए वोटों को, जहां जिनके चलते हुए परिणाम निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता था, उनको नष्ट भ्रष्ट करने की घटनाएं अखबारों में छपी थी। उनके बाद के कालखंड में गांधी नेहरू परिवार ने एक बार फिर सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के चुनाव के समय में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के साथ साथ में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इलेक्शन को खारिज किया था, वो हम सब के संज्ञान में है। परिवार के तीसरे नेता राजीव गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अपने मतदान क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जिस तरह से खुले आम बूथ कैप्चर हुए थे, लोगों को मतदान करने से रोका गया था अनैतिक तरीकों से, उसको लेकर के अमेठी में रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी थी। रीपोलिंग न की जाए, इसको लेकर के उसे रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए थे। सोनिया गांधी जी, कल एक प्रश्न उनको लेकर के पूछा गया था और मैं आश्चर्यचकित हूं कि किसी भी विषय का तुरंत फुरत जवाब देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के सिपहसालार सामने आते हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी में उस प्रश्न को लेकर के न परिवार की तरफ से और न पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर आया है। पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर मौन साधे हुए, यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि 1983 में जब सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता मिली थी, उससे 3 साल पहले बिना भारत का नागरिक हुए किस तरह से, किस कानून से, किस आधार से उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा करके मताधिकार का प्रयोग किया था। राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हर ऐसे अवसर पर जब देश को एकजुट होने की आवश्यकता थी,
या हर एक ऐसा अवसर जब देश किसी विषय को लेकर के गर्व कर रहा था, तब उन्होंने विरोधी ताकतों या विदेशी ताकतों के साथ में गलभैयां करते हुए उनके साथ में अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए भारत के विरोध में बात करने वालों की ताकत को और अधिक बढ़ाया। मैं सिर्फ कुछ विषय आपके संज्ञान में जो मैंने विषय रखे हैं उसके बारे में रखना चाहता हूं। 1952 के चुनाव की चर्चा मैंने आपके सामने की कि प्रारंभ से ही गांधी नेहरू परिवार ने किस तरह से अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए मतदान प्रक्रिया के साथ में मतदाता सूची निर्माण से लेकर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अपने पक्ष में परिवर्तित करने के लिए किस तरह का खेला किया था। पहले इलेक्शन ने बैलेट टेम्परिंग, वोट के लिए नोट या रिश्वतखोरी, वोटों का इंटिमिडेशन करना, अपने मन माफिक परिणाम लाने के लिए वोटों को अनैतिक रूप से कैंसिल करना, कैश फॉर बैलेट और बैलेट बॉक्सेस में एसिड डाल करके वोटों को प्रभावित करने का पाप किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का चुनाव 1952 में रामपुर लोकसभा से जीता जा सके, परिणाम घोषित होने के समय में वोटों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दबाव देकर के तीसरे उम्मीदवार विशन चंद्र सेठ के वोट सारे मौलाना आजाद को ट्रांसफर करा करके और उस चुनाव में उनको विजय दिलाई थी। ये सारा विश्व इस बात को जानता है। 1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में न पहुंचे, इसको लेकर के नेहरू ने पहले उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक गठजोड़ बनाया और उसके बाद में भी चुनाव के परिणाम अनुकूल न आना पाते हुए 74,333 वोटों को उस समय में इनवैलिड डिक्लेयर कराया गया और 74,333 वोट इनवैलिड डिक्लेयर करने के चलते हुए अंबेडकर मात्र 14,561 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस तरह से 1952 से मैं कुछ उदाहरण मात्र आपके सामने इंगित करना चाहता हूं। 1957 के चुनाव में रायचियारी बिहार में जिस तरह से देश ने पहली बार ऑर्गेनाइज रूप से बूथ लूटने का खेल देखा था, वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, तत्कालीन नेताओं के संरक्षण में हुआ था। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हम सबके सामने है। 3 दशक तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों को प्रभावित किया गया कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय में, 1951 के चुनाव में जब यह घोषणा की गई थी, कांग्रेस और एनसी ने यह तय किया था कि सभी मतदान क्षेत्रों में, सभी चुनाव क्षेत्रों में केवल एनसी के ही उम्मीदवार खड़े होंगे, उसके अतिरिक्त कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। जम्मू प्रजा परिषद के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन सब के कैंडिडेचर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और बिना किसी विरोध के निर्विरोध सारी की सारी सीटें उस समय एनसी ने जीती थी। यह खुला खेल संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक इसी तरह से 1957 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में जिस तरह से नॉमिनेशंस को रिजेक्ट करने का खुला खेल हुआ, वो आज इतिहास के पन्नों में सुस्पष्ट रूप से दर्ज है। इंदिरा गांधी जी के समय में, जैसा मैंने आपके सामने उल्लेख किया, अपने आप को चुनाव हारना ऐसा निश्चित मानते हुए, जहां एक तरफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धन का दुरुपयोग किया गया,
लेकिन उससे पहले भी 1963 से 67 के कालखंड में भी पैसा बहा करके और मसल पावर के आधार पर चुनाव जीतने का खुला खेल हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां ज्यादातर आप सब युवा पत्रकार मित्र बैठे हैं। यदि पुराने अखबारों को या पुराने लोगों से आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय एक नारा हुआ था कि सहाय से नोट लो और महामाया को वोट दो। इंदिरा गांधी जी को वोट चुनाव जिताने के लिए खुलेआम ये नारा पब्लिकली लगाया जाता था कि सहाय जो उनके चुनाव का संचालन करने वाले थे कि उनसे नोट लेकर के और महामाया को यानी इंदिरा गांधी जी को वोट देना है। ठीक इसी तरह से 1969 के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को अनैतिक रूप से प्रभावित करने और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को उस समय के सीईसी श्री एसपी सेन वर्मा ने रिकॉर्ड किया था। 1972 के चुनाव में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी और गृह मंत्री केसी पंत ने बंगाल और जम्मू कश्मीर के चुनावों को अनधिकृत रूप से प्रभावित किया था, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र के संरक्षण की बात कहकर के संविधान की पुस्तक को जेब में लेकर के घूम रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उनके नेतृत्व में उनके संरक्षण में 60 के दशक से लेकर के 70 के दशक तक हम सब लोगों ने, और आप चाहें तो YouTube पर इसके बहुत सारे वीडियोस आपको सबको देखने को मिलेंगे, उस कालखंड की मूवीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की एक इकोनॉमिक वर्टिकल उस समय देश के बहुत सारे प्रांतों में खड़ा हो गया था। इंदिरा गांधी जी का जब चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय करते हुए, प्रमाणित मानते हुए कि यह चुनाव अनैतिक साधनों के तहत जीता गया है, जब चुनाव खारिज कर दिया गया था, तब देश ने लोकतंत्र की हत्या का वो काला अध्याय देखा और देश में इमरजेंसी थोप करके देश के नागरिकों को लोकतंत्र और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था और देश ने वो लोकतंत्र हत्या का नंगा नाच उस समय में देखा था। 77 में सरकार बनने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में जिस तरह से डुप्लीकेट बैलेट्स के माध्यम से चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं, इसको लेकर के जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी, आसाम जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी। वो सब रिकॉर्ड आज भी जो है, वो दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। राजीव गांधी जी के चुनाव में, जैसा मैंने आप सबके सामने उल्लेख किया कि 1989 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 97 पोलिंग बूथ्स पर अनैतिक तरीके से वोटर्स को प्रभावित करने, रोकने या बूथ कैप्चरिंग होने के आरोपों के प्रमाणित मानते हुए वहां रीपोलिंग का आदेश दिया था। ठीक इस तरह की घटनाएं राजीव गांधी जी के चुनाव में बाद के कालखंड में भी हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के सम्मानीय नेता स्वर्गीय कांशीराम जी ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत दर्ज करके यह कहा था कि उनके कैंडिडेट्स को हराने के लिए वोटर लिस्ट से में नामों से छेड़छाड़ के बाद में चुनाव प्रक्रिया को भी बाधित करने और उसे अपने अनुकूलता के अनुरूप उसे परिवर्तित करने का काम हुआ है। ऐसी अनेक घटनाएं देश में पिछले समय में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण में देश की जनता ने और देश की चुनाव प्रक्रिया ने देखी है। मैंने जैसा आपके सामने कहा कि सोनिया गांधी जी जो 1983 में भारत की नागरिकता हासिल कर पाई, वो 1980 में देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाई। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर मैं आज प्रश्न करता हूं कि ये वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का खेल उन्होंने कैसे और क्यों कर किया था और किस तरह से एक व्यक्ति देश का मतदाता हुए बिना, देश का नागरिक हुए बिना देश का मतदाता बनने का अधिकार हासिल कर पाया था। मैं ये मानता हूं कि सोनिया गांधी जी ने 80 और 80 में जो चुनाव में मतदान किया था,
वो निश्चित रूप से भारत के सार्वभौमिकता के को चुनौती देते हुए भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को जो है उद्धता बताने के अनुरूप था। इसके बाद के राहुल गांधी जी के नेतृत्व काल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हर उस क्षण में जब भारत कहीं गर्व कर सके, जिस विषय पर भारत गर्व कर सके, उस विषय पर भारत को नीचा दिखाने के लिए या तो संदेह के बादल पैदा किए, और हम सब ने देखा, आप सबकी जानकारी में है कि किस तरह से उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ में गठजोड़ ऐसे समय में जब भारत को एक सॉलिडारिटी की आवश्यकता थी, तब गठजोड़ बना करके विदेशी ताकतों के हौसलों को बढ़ाने के लिए काम किया। इसी तरह से आज मैं ये आप सबके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस परिवार ने, ये परिवार की लीगेसी है कि ये फ्रॉड, डिसीट और उसके माध्यम से मैंडेट को स्टील करने का, चोरी करने का काम करते हैं। जिन्होंने आज तक मैंडेट चोरी करने का काम किया, जिन्होंने बूथ लुटवा करके जो है चुनावों के परिणामों को चोरी करने का काम किया, जिन्होंने वोटों को खारिज करा करके वो जो है चुनाव परिणामों को चोरी करने का काम किया, जिन्होंने मतदान के अधिकार से अनैतिक रूप से लोगों को वंचित करके चुनाव परिणामों को चोरी करके अपने पक्ष में बदलने का काम किया, वो आज इस तरह के अनर्गल प्राप्त करके अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा साबित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। कल कुछ प्रश्न आदरणीय अनुराग ठाकुर साहब ने भी उनसे खड़े किए थे। मैं फिर कहूंगा कि उन प्रश्नों का जवाब भी आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है गौरव। विभाजन की विभिषिका जो कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार कहती है कि आप लोग इसे इवेंट मैनेजमेंट करके अपना प्रमोशन करते हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये है, ये संघ की सोच का नतीजा है, उसको मनाए जाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। विभाजन की विभीषिका इस देश के नागरिकों के लिए हमेशा स्मृति में बनी रहे ऐसी एक घटना है, एक ऐसी घटना जो तत्कालीन कांग्रेस की सत्ता को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री पद पर आने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, इसके चलते हुए जो देश का विभाजन हुआ, और जिस विभाजन के चलते हुए दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, माइग्रेशन ऑफ द पीपल, माइग्रेशन ऑफ द मासेस हुआ। करोड़ों लोगों के घर बार उजड़ गए, करोड़ों लोगों के अपने घर छोड़कर के एक से दूसरे जगह पे जाना पड़ा। लगभग 20 लाख लोगों की उस घटनाओं में, उस समय की घटनाओं में मृत्यु हुई। अनेकों रेफ्यूजी ट्रेन चलानी पड़ी, अनेकों लोगों का नरसंहार हुआ, और उस घटना के वो घटना हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित हुई। सत्ता के लालच में, सत्ता की लालसा में कांग्रेस के द्वारा विभाजन की ये शर्त स्वीकार करने और विभाजनकारी ताकतों को निरंतर कांग्रेस के द्वारा आज भी समर्थन दिए जाने, इसके चलते हुए देश के 140 करोड़ लोगों की स्मृति में इस विषय को हमेशा ताजा रहना आवश्यक है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की नौबत भारत में किसी सत्ता लोलुप व्यक्ति के चलते हुए न आए, भारत कभी विभाजित न हो, भारत की एकता और अखंडता कभी बाधित न हो। और उसके साथ साथ में ऐसे सारे लोग जो विभाजन की विभीषिका का दंश झेल करके भारत में आए थे, जो विभाजन की विभीषिका के चलते हुए अपना सब कुछ लुटा करके भारत में पहुंचे, ऐसे लाखों लोग जो अपना सब कुछ गंवा करके भारत में लौटे थे, उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद में भारत में न केवल अपने आप को स्थापित किया, अपितु भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा घटक, एक बहुत बड़ा योगदानकर्ता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। हम उन सब लोगों के प्रति भी सम्मान जो है वो हमारा बना रहे और उनकी पहचान देश में बनी रहे। इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आयोजित करना आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है। वाराणसी में एक ऑपोजिशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री वहां से सांसद भी
सभी महागठबंधन और विपक्षी लोग वहाँ के यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वाराणसी में वोटों की चोरी हुई है, असली सांसद आप हैं। तो चुनाव आयोग ने जीतने का प्रमाण दिया, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहाँ सांसद किसी और को डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी और के सांसद डिक्लेयर करने से ऐसी स्थिति में कहीं परिवर्तन हो नहीं सकता। जिन लोगों की जैसी भावना होती है उनको वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। इन लोगों की भावना, क्योंकि इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम आए, अपने अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इसी तरह से वोट रिगिंग और जो है इलेक्शन मैनेज करने के काम किए हैं। मुझे लगता है कि वो इसी तरह का परिदृश्य एक बार फिर उत्पन्न करके संदेह के बादल पैदा करना चाहते हैं। संजय जी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या तमाम अपोजिशन पार्टी की बात करें तो ये लोग लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। चुनाव आयोग को निशाना बना करके आखिर राजनीतिक रूप से क्या हासिल कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी संविधान के संरक्षण का अभिनय करते हैं। संविधान की पुस्तक को, जिसे शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है गंभीरता के साथ में, और वो जब वो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे हैं तब वो और भी सिद्ध हो जाता है मेरा यह कहना। वो उसे जेब में घूम के लेकर के घूमते हैं, उसका अपमान करते हैं। दूसरी तरफ वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के प्रश्न और संदेह खड़ा करके संविधान की व्यवस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र की भावनाओं का अपमान करने का काम करते हैं। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विषय है, एक तरफ राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने किसी एक, जिसको वही जानते हैं, उन्होंने किसी एक ऐप के जरिए डिजिटल वोटर लिस्ट को जब उन्होंने उसको वेरीफाई किया तो उसमें उन्होंने कुछ नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट पाए। अब जब डुप्लीकेट नाम या इस तरह के मास डुप्लीकेसी अगर कहीं है, उसको ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करती है तो वो उसका विरोध करते हैं। ये दोहरे विषय, यदि उन्होंने कहा है, मैं तो ऐसा कहूंगा, मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जी का कि उन्होंने साहस के साथ में अपनी पार्टी, अपने खुद के स्टैंड और अपने गठबंधन के स्टैंड, इन तीनों के विरुद्ध जाकर के इलेक्शन कमीशन का ये स्टैंड की जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होना चाहिए उसके समर्थन में बयान दिया। और उन्होंने इस आइडिया को, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है, इट इज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी जी विच ही हैज मेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कि कर्नाटक के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे डुप्लीकेट नाम है, अगर इतने हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो वो घड़ियाली आंसू बहाना शुरू करते हैं और उसके ऊपर संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उस संविधान के प्रति लोगों की भावना को में संदेह पैदा करके कमजोर करना चाहते हैं। विनीत, न्यूज़ 18। सर, विभाजन की विभीषिका जो है उसको लेकर के आप जो है मतलब एक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो वोट बैंक के कारण धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, राज्य के आधार पर लोगों को, वोटरों को बांट रही है। किन पार्टियों को आप जिम्मेदार मानते हैं और उनको क्या संदेश देते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम लूं उसकी आवश्यकता नहीं है। आज देश जानता है किस तरह से जाति के नाम पर, बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, जाति के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर बांट करके अपने मतों को बढ़ा करके उनके बीच में विद्वेष पैदा करके किस पार्टी ने आज तक सत्ता में 55 साल तक बने रहने में सफलता प्राप्त की, सारा देश इस बात को जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रश्न में के लिए मुझे किसी तरह का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकेंड। सर, कोमल शर्मा, सर, जो बार-बार आप भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में कितनी बार भ्रष्टाचार हुआ है लोगों को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी बकायदा डेटा लेकर आते हैं। कभी ये कह रहे हैं वो कि उन्होंने उन मृत लोगों के साथ चाय पी है और उसका अनुभव उन्होंने बिल्कुल अलग महसूस किया। तो इसको लेकर देखिए, मैंने जैसा अभी कहा, वोटर लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप इलेक्शन कमीशन के देखरेख और उसके बनाए गए एसओपी के तहत होती है।
अगर वोटर लिस्ट में कहीं भी किसी नाम की गलत एंट्री है, किसी के उम्र को लेकर के वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, किसी के होने या न होने को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, भारत के संविधान के बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। कोई भी वोटर लिस्ट में यदि मेरे नाम के आगे अंकित कोई सूचना गलत है तो मुझे जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप उसको करेक्ट कराने के लिए अप्लाई करूं। किसी का गलत नाम यदि जुड़ा है, वोटर लिस्ट जब प्रकाशित होती है तब गलत नाम जुड़ा या गलती से छूट गया नाम, इन दोनों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया, उसके लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अगर उसके बाद में भी उसे दुरुस्त न किया जाए तो उसके बाद में या किसी का नाम गलत तरीके से हटा या जोड़ दिया जाए तो उसकी 3 बार उसको ठीक कराने की व्यवस्था है कि उसमें उसको रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पेश करके किया जा सकता है। वहां अगर एड्रेस नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कलेक्टर होता है सामान्यतया उसके पास में हो सकता है, फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास में उसकी अपील की जा सकती है, वहां से निस्तारण कराया जा सकता है। राहुल गांधी जी को मैं ये कहूंगा कि अपने मृत लोगों के साथ में चाय पीने के लिए जो वो अनुभव लेने के लिए गए थे वो उनको मुबारक है, लेकिन उनको एक जिम्मेदार पार्टी का लीडर होने के नाते देश की पुरानी और ऐसी पार्टी जिसने 55 साल चाहे नैतिक अनैतिक तरीकों से किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त की होगी या सत्ता में बने रहे होंगे, कम से कम अब जब देश शिक्षित युवाओं का देश है, देश उनसे अपेक्षा करता है कि वो अपने पार्टी के काडर को इसके लिए एजुकेट करें कि वो जाकर के अपने पार्टी के जो है कार्यकर्ता बीएलएज उनके जाकर के वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण करने के लिए ठीक से संविधान प्रदत्त प्रक्रिया के अनुरूप काम करें। सर, चुनाव आयोग ने आज एक सूची जारी की है। उसने कहा है कि 14 दिन हुए हैं एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट, अभी तक एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल की नहीं आई। इसको लेकर तो ये अपने आप में प्रमाणित है। मैं तो फिर कहूंगा कि जिन लोगों को इससे कष्ट हो रहा है, जो लोग इसको लेकर के संसद की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, सड़कों को रोक रहे हैं, उन लोगों को जाकर के इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर के और वोटर लिस्टों को जो है मैं कहीं कोई उनकी किसी तरह की आपत्ति वो दर्ज कराना चाहिए। Last question. सर, कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि 17 अगस्त से बिहार से वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे और सीधी लड़ाई लड़ेंगे वोट चोरी के खिलाफ, जबकि इलेक्शन कमीशन अभी भी स्पष्टीकरण कर चुका है कि फॉल्स नैरेटिव न फैलाएं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि फॉल्स नैरेटिव फैलाने के विरुद्ध जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को लेकर के जो टिप्पणी की है, शायद इन शब्दों में, इतने कड़े शब्दों में, इतने गंभीर शब्दों में कभी किसी राजनीतिक नेता के विरुद्ध ऐसे किसी विषय को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी नहीं की होगी। लेकिन उसके बाद में भी यदि कोई न समझना चाहे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने आप ही व्यवस्था उसका निस्तारण तो करेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये आज डिजिटल युग में पढ़े लिखे युवाओं का देश भारत जो है, वो सब इस विषय को, इन सारे विषयों को देख रहे हैं और चुनाव में समय आने पर ऐसे सारे विषयों का ठीक से जवाब देंगे। ऐसे सारे झूठे नैरेटिव्स गढ़ने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के समय में किए गए संदेह हो, खड़े किए गए संदेह हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक के समय खड़े किए गए प्रश्न चिन्ह हो, चाहे वो भारत जब गर्व कर रहा था और पूरा विश्व भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहा था, कोविड के समय में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया टीका हो जिसने मानवता को बचाने के लिए बड़ा योगदान किया, उसको लेकर के जिस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों, भारत की परंपराओं के प्रतीक सेंगोल को लेकर के जब प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों, हमेशा ही जब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, लेकिन उसके प्रत्युत्तर ने देश की जनता ने उनको वोटों के हिसाब दिया है और वोट की चोट से उनका जो है ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब दिया है और उसके चलते हुए वो सिमटते अब हाशिए तक आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब हाशिए पे बने रहने का वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष को भी अगर वो पुरानी रीति से लड़ते रहेंगे तो वहां से भी समाप्त हो जाएंगे। Last final question. ये मुझे लगता है इसको छोड़ने Thank you. इस प्रश्न पे कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हास्यास्पद बातों के लिए यहां मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी का पश्चाताप है, क्योंकि ये विभाजन विभीषिका स्मृति का 5वां साल है। इसलिए मैं आप सबके सामने विषय रखना चाहता हूं
और ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का पश्चाताप है कि विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस वो नहीं मनाते? क्योंकि जयराम रमेश साहब ने जब इस पर टिप्पणी की थी तब अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा था कि ये दर्दनाक दिन है जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये पूछूंगा कांग्रेस पार्टी से कि क्या वो ये मानते हैं कि इस दर्दनाक अध्याय को लिखे जाने के लेखक और पटकथा के रचयिता कांग्रेस पार्टी और उसका का नेतृत्व था, इसलिए वो इस विभाजन की विभीषिका के दिवस को नहीं मनाते और अपनी ऐतिहासिक भूल को, जिसके चलते हुए देश को इस बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ा, भारत माता के दो बाजू भारत माता से कटे, उसको उस पश्चाताप के चलते हुए वो आज इस दिन को स्वीकार नहीं करना चाहते। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इसके अतिरिक्त भी न तो कांग्रेस योग दिवस मनाती है, योग जिसने भारत से निकल करके देश के 190 देशों तक न केवल अपनी पहचान बनाई अपितु भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक उत्थान का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर रखा, उस योग दिवस को न मनाती है, न कारगिल विजय दिवस को मनाती है, जब देश की सशक्त सेनाओं ने देश पर हुए चौथे बड़े पाकिस्तान के हमले का माकूल जवाब देकर के देश को एक डिसाइसिव विक्ट्री दिलाई थी। उस दिन को भी वो गर्व के साथ में नहीं मनाते। इसी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी ऐसे अन्य सारे दिवस, ऐसे सारे अवसर जहां देश गर्व करता है, उससे अपने आप को अलग थलग रखती है। न कांग्रेस पार्टी देश के सुख में शामिल होना चाहती है, न देश के सांस्कृतिक वैभव के सम्मान जहां बढ़ता है उसके साथ में जुड़ना चाहती है, न ऐसे विभाजन विभीषिका जैसी किसी पीड़ा के साथ में जुटना चाहती है, न इमरजेंसी के विरोध में लोकतंत्र की हत्या जो उन्होंने की उस दिन के साथ में जुड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि ऐसे सारे विषयों से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग थलग रख करके, क्योंकि वो इन सब के कारक थी और ऐसे भारत का सम्मान जिस सब जगह पर बढ़ता हो उसके साथ में वो नहीं जुड़ना चाहती। ऐसे विषयों के साथ ऐसे वो दूरी क्यों बनाते हैं, ये प्रश्न मैं आप सब के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, आप सब के लिए छोड़ करके आज की इस बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी बातें करने वाले हैं, तो आप सबका स्वागत है माननीय मंत्री जी। चलिए, धन्यवाद सिन्हा जी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए आप सबके उपस्थित होने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। तो सत्ता की प्राप्ति के लिए और नैतिक अनैतिक रूप से प्राप्त की गई सत्ता पर किसी भी तरह से काबिज बने रहने के लिए, अनैतिक रास्तों से चुनाव जीतने के लिए, फर्जीवाड़ा, छल और कपट करके सत्ताओं को हासिल करने का खेल कांग्रेस ने हमेशा से खेला है। मैं कुछ ऐतिहासिक दृष्टांतों के माध्यम से आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस तरह से आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न चुनाव में विभिन्न नेताओं के तत्वावधान में अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम को लाने के लिए किस तरह से वोटों का खेल किया था। 1952 के चुनाव में तत्कालीन नेता आदरणीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में बैलेट बॉक्स जो भरे हुए थे उनमें नाइट्रिक एसिड डाल करके उन बैलेट बॉक्सेस में भरे हुए वोटों को, जहां जिनके चलते हुए परिणाम निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता था, उनको नष्ट भ्रष्ट करने की घटनाएं अखबारों में छपी थी। उनके बाद के कालखंड में गांधी नेहरू परिवार ने एक बार फिर सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के चुनाव के समय में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के साथ साथ में
मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इलेक्शन को खारिज किया था, वो हम सब के संज्ञान में है। परिवार के तीसरे नेता राजीव गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अपने मतदान क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जिस तरह से खुले आम बूथ कैप्चर हुए थे, लोगों को मतदान करने से रोका गया था अनैतिक तरीकों से, उसको लेकर के अमेठी में रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी थी। रीपोलिंग न की जाए, इसको लेकर के उसे रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए थे। सोनिया गांधी जी, कल एक प्रश्न उनको लेकर के पूछा गया था और मैं आश्चर्यचकित हूं कि किसी भी विषय का तुरंत फुरत जवाब देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के सिपहसालार सामने आते हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी में उस प्रश्न को लेकर के न परिवार की तरफ से और न पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर आया है। पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर मौन साधे हुए, यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि 1983 में जब सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता मिली थी, उससे 3 साल पहले बिना भारत का नागरिक हुए किस तरह से, किस कानून से, किस आधार से उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा करके मताधिकार का प्रयोग किया था। राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, हर ऐसे अवसर पर जब देश को एकजुट होने की आवश्यकता थी या हर एक ऐसा अवसर जब देश किसी विषय को लेकर के गर्व कर रहा था, तब उन्होंने विरोधी ताकतों या विदेशी ताकतों के साथ में गलबैयां करते हुए उनके साथ में अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए भारत के विरोध में बात करने वालों की ताकत को और अधिक बढ़ाया। मैं सिर्फ कुछ विषय आपके संज्ञान में जो मैंने विषय रखे हैं उसके बारे में रखना चाहता हूं। 1952 के चुनाव की चर्चा मैंने आपके सामने की कि प्रारंभ से ही गांधी नेहरू परिवार ने किस तरह से अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए मतदान प्रक्रिया के साथ में मतदाता सूची निर्माण से लेकर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अपने पक्ष में परिवर्तित करने के लिए किस तरह का खेला किया था। पहले इलेक्शन ने बैलेट टेम्परिंग, वोट के लिए नोट या रिश्वतखोरी, वोटों का इंटिमिडेशन करना, अपने मन माफिक परिणाम लाने के लिए वोटों को अनैतिक रूप से कैंसिल करना, कैश फॉर बैलेट और बैलेट बॉक्सेस में एसिड डाल करके वोटों को प्रभावित करने का पाप किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का चुनाव 1952 में रामपुर लोकसभा से जीता जा सके, परिणाम घोषित होने के समय में वोटों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दबाव देकर के तीसरे उम्मीदवार विशन चंद्र सेठ के वोट सारे मौलाना आजाद को ट्रांसफर करा करके और उस चुनाव में उनको विजय दिलाई थी। ये सारा विश्व इस बात को जानता है। 1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में न पहुंचे, इसको लेकर के नेहरू ने पहले उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक गठजोड़ बनाया और उसके बाद में भी चुनाव के परिणाम अनुकूल न आना पाते हुए 74,333 वोटों को उस समय में इनवैलिड डिक्लेयर कराया गया और 74,333 वोट इनवैलिड डिक्लेयर करने के चलते हुए अंबेडकर
मात्र 14,561 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस तरह से 1952 से, मैं कुछ उदाहरण मात्र आपके सामने इंगित करना चाहता हूं। 1957 के चुनाव में रायचियारी बिहार में जिस तरह से देश ने पहली बार ऑर्गेनाइज रूप से बूथ लूटने का खेल देखा था, वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, तत्कालीन नेताओं के संरक्षण में हुआ था। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हम सबके सामने है। 3 दशक तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों को प्रभावित किया गया कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय में, 1951 के चुनाव में जब ये घोषणा की गई थी, कांग्रेस और एनसी ने यह तय किया था कि सभी मतदान क्षेत्रों में, सभी चुनाव क्षेत्रों में केवल एनसी के ही उम्मीदवार खड़े होंगे, उसके अतिरिक्त कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। जम्मू प्रजा परिषद के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, उन सब के कैंडिडेचर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और बिना किसी विरोध के निर्विरोध सारी की सारी सीटें उस समय एनसी ने जीती थी। यह खुला खेल संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक इसी तरह से 1957 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में जिस तरह से नॉमिनेशंस को रिजेक्ट करने का खुला खेल हुआ, वो आज इतिहास के पन्नों में सुस्पष्ट रूप से दर्ज है। इंदिरा गांधी जी के समय में, जैसा मैंने आपके सामने उल्लेख किया, अपने आप को चुनाव हारना ऐसा निश्चित मानते हुए, जहां एक तरफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धन का दुरुपयोग किया गया, लेकिन उससे पहले भी 1963 से 67 के कालखंड में भी पैसा बहा करके और मसल पावर के आधार पर चुनाव जीतने का खुला खेल हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां ज्यादातर आप सब युवा पत्रकार मित्र बैठे हैं। यदि पुराने अखबारों को या पुराने लोगों से आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय एक नारा हुआ था कि सहाय से नोट लो और महामाया को वोट दो। इंदिरा गांधी जी को वोट चुनाव जिताने के लिए खुलेआम ये नारा पब्लिकली लगाया जाता था कि सहाय जो उनके चुनाव का संचालन करने वाले थे, कि उनसे नोट लेकर के और महामाया को यानी इंदिरा गांधी जी को वोट देना है। ठीक इसी तरह से 1969 के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को अनैतिक रूप से प्रभावित करने और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को उस समय के सीईसी श्री एसपी सेन वर्मा ने रिकॉर्ड किया था। 1972 के चुनाव में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी और गृह मंत्री केसी पंत ने बंगाल और जम्मू कश्मीर के चुनावों को अनधिकृत रूप से प्रभावित किया था, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र के संरक्षण की बात कहकर के संविधान की पुस्तक को जेब में लेकर के घूम रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में 60 के दशक से लेकर के 70 के दशक तक हम सब लोगों ने, और आप चाहें तो YouTube पर इसके बहुत सारे वीडियोस आपको सबको देखने को मिलेंगे, उस कालखंड की मूवीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की एक इकोनॉमिक वर्टिकल उस समय देश के बहुत सारे प्रांतों में खड़ा हो गया था। इंदिरा गांधी जी का जब चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय करते हुए, प्रमाणित मानते हुए कि यह चुनाव अनैतिक साधनों के तहत जीता गया है, जब चुनाव खारिज कर दिया गया था, तब देश ने लोकतंत्र की हत्या का वो काला अध्याय देखा और देश में इमरजेंसी थोप करके देश के नागरिकों को लोकतंत्र और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था और देश ने वो लोकतंत्र हत्या का नंगा नाच उस समय में देखा था। 77 में सरकार बनने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में जिस तरह से डुप्लीकेट बैलेट्स के माध्यम से चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं, इसको लेकर के जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी
आसाम जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी, वो सब रिकॉर्ड आज भी जो है वो दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। राजीव गांधी जी के चुनाव में जैसा मैंने आप सबके सामने उल्लेख किया कि 1989 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 97 पोलिंग बूथ्स पर अनैतिक तरीके से वोटर्स को प्रभावित करने, रोकने या बूथ कैप्चरिंग होने के आरोपों के प्रमाणित मानते हुए वहां रीपोलिंग का आदेश दिया था। ठीक इस तरह की घटनाएं राजीव गांधी जी के चुनाव में बाद के कालखंड में भी हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के सम्मानीय नेता स्वर्गीय कांशीराम जी ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत दर्ज करके यह कहा था कि उनके कैंडिडेट्स को हराने के लिए वोटर लिस्ट से में नामों से छेड़छाड़ के बाद में चुनाव प्रक्रिया को भी बाधित करने और उसे अपने अनुकूलता के अनुरूप उसे परिवर्तित करने का काम हुआ है। ऐसी अनेक घटनाएं देश में पिछले समय में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण में देश की जनता ने और देश की चुनाव प्रक्रिया ने देखी है। मैंने जैसा आपके सामने कहा कि उनकी सोनिया गांधी जी जो 1983 में भारत की नागरिकता हासिल कर पाई, वो 1980 में देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाई। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर मैं आज प्रश्न करता हूं कि ये वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का खेल उन्होंने कैसे और क्यों कर किया था और किस तरह से एक व्यक्ति देश का मतदाता हुए बिना, देश का नागरिक हुए बिना देश का मतदाता बनने का अधिकार हासिल कर पाया था। मैं ये मानता हूं कि सोनिया गांधी जी ने 80 और 80 में जो चुनाव में मतदान किया था वो निश्चित रूप से भारत के सार्वभौमिकता को चुनौती देते हुए भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को जो है उद्धता बताने के अनुरूप था। इसके बाद के राहुल गांधी जी के नेतृत्व काल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हर उस क्षण में जब भारत कहीं गर्व कर सके, जिस विषय पर भारत गर्व कर सके, उस विषय पर भारत को नीचा दिखाने के लिए या तो संदेह के बादल पैदा किए, और हम सब ने देखा, आप सबकी जानकारी में है कि किस तरह से उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ में गठजोड़ ऐसे समय में जब भारत को एक सॉलिडेरिटी की आवश्यकता थी, तब गठजोड़ बना करके विदेशी ताकतों के हौसलों को बढ़ाने के लिए काम किया। इसी तरह से आज मैं ये आप सबके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस परिवार ने, ये परिवार की लीगेसी है कि ये फ्रॉड, डिसीट और उसके माध्यम से मैंडेट को स्टील करने का, चोरी करने का काम करते हैं। जिन्होंने आज तक मैंडेट चोरी करने का काम किया, जिन्होंने बूथ लुटवा करके जो है चुनावों के परिणामों को चोरी करने का काम किया, जिन्होंने वोटों को खारिज करा करके वो जो है चुनाव परिणामों को चोरी करने का काम किया, जिन्होंने मतदान के अधिकार से अनैतिक रूप से लोगों को वंचित करके चुनाव परिणामों को चोरी करके अपने पक्ष में बदलने का काम किया, वो आज इस तरह के अनर्गल प्राप्त करके अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा साबित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। कल कुछ प्रश्न आदरणीय अनुराग ठाकुर साहब ने भी उनसे खड़े किए थे। मैं फिर कहूंगा कि उन प्रश्नों का जवाब भी आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है गौरव। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। विभाजन की विभीषिका इस देश के नागरिकों के लिए हमेशा स्मृति में बनी रहे ऐसी एक घटना है। एक ऐसी घटना जो तत्कालीन कांग्रेस की सत्ता को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री पद पर आने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा
इसके चलते हुए जो देश का विभाजन हुआ और जिस विभाजन के चलते हुए दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, माइग्रेशन ऑफ द पीपल, माइग्रेशन ऑफ द मासेस हुआ, करोड़ों लोगों के घर बार उजड़ गए, करोड़ों लोगों के अपने घर छोड़कर के एक से दूसरे जगह पे जाना पड़ा, लगभग 20 लाख लोगों की उस घटनाओं में, उस समय की घटनाओं में मृत्यु हुई, अनेकों रेफ्यूजी ट्रेन चलानी पड़ी, अनेकों लोगों का नरसंहार हुआ और उस घटना के वो घटना हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित हुई। सत्ता के लालच में, सत्ता की लालसा में कांग्रेस के द्वारा विभाजन की ये शर्त स्वीकार करने और विभाजनकारी ताकतों को निरंतर कांग्रेस के द्वारा आज भी समर्थन दिए जाने, इसके चलते हुए देश के 140 करोड़ लोगों की स्मृति में इस विषय को हमेशा ताजा रहना आवश्यक है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की नौबत भारत में किसी सत्ता लोलुप व्यक्ति के चलते हुए न आए, भारत कभी विभाजित न हो, भारत की एकता और अखंडता कभी बाधित न हो। और उसके साथ साथ में ऐसे सारे लोग जो विभाजन की विभीषिका का दंश झेल करके भारत में आए थे, जो विभाजन की विभीषिका के चलते हुए अपना सब कुछ लुटा करके भारत में पहुंचे, ऐसे लाखों लोग जो अपना सब कुछ गंवा करके भारत में लौटे थे, उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद में भारत में न केवल अपने आप को स्थापित किया, अपितु भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा घटक, एक बहुत बड़ा योगदानकर्ता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। हम उन सब लोगों के प्रति भी सम्मान जो है वो हमारा बना रहे और उनकी पहचान देश में बनी रहे, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आयोजित करना आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है। गजन जी, आज वाराणसी में एक ऑपोजिशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री वहां से सांसद भी, लेकिन सभी महागठबंधन और विपक्षी लोग वहां के यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वाराणसी में वोटों की चोरी हुई है, असली सांसद आप हैं। तो चुनाव आयोग ने जीतने का प्रमाण दिया, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वहां सांसद किसी और को डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि किसी और के सांसद डिक्लेयर करने से ऐसी स्थिति में कहीं परिवर्तन हो नहीं सकता। जिन लोगों की जैसी भावना होती है उनको वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। इन लोगों की भावना, क्योंकि इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पक्ष में चुनाव के परिणाम आए, अपने अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इसी तरह से वोट रिगिंग और जो है इलेक्शन मैनेज करने के काम किए हैं। मुझे लगता है कि वो इसी तरह का परिदृश्य एक बार फिर उत्पन्न करके संदेह के बादल पैदा करना चाहते हैं। संजय जी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी या तमाम अपोजिशन पार्टी की बात करें तो ये लोग लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं। चुनाव आयोग को निशाना बना करके आखिर राजनीतिक रूप से क्या हासिल कर रहे हैं? देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी संविधान के संरक्षण का अभिनय करते हैं। संविधान की पुस्तक को, जिसे शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है गंभीरता के साथ में, और वो जब वो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे हैं तब वो और भी सिद्ध हो जाता है मेरा यह कहना, वो उसे जेब में घूम के लेकर के घूमते हैं, उसका अपमान करते हैं। दूसरी तरफ वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के प्रश्न और संदेह खड़ा करके संविधान की व्यवस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र की भावनाओं का अपमान करने का काम करते हैं। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विषय है, एक तरफ राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि किसी एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने किसी एक, जिसको वही जानते हैं, उन्होंने किसी एक ऐप के जरिए डिजिटल वोटर लिस्ट को जब उन्होंने उसको वेरीफाई किया तो उसमें उन्होंने कुछ नाम ऐसे हैं जो डुप्लीकेट पाए। अब जब डुप्लीकेट नाम या इस तरह के मास डुप्लीकेसी अगर कहीं है, उसको ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू करती है तो वो उसका विरोध करते हैं। ये दोहरे विषय, यदि उन्होंने कहा है, मैं तो ऐसा कहूंगा, मैंने पहले भी ये कहा है कि मैं धन्यवाद करूंगा राहुल गांधी जी का कि उन्होंने साहस के साथ में अपनी पार्टी, अपने खुद के स्टैंड और अपने गठबंधन के स्टैंड, इन तीनों के विरुद्ध जाकर के इलेक्शन कमीशन का ये स्टैंड की जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होना चाहिए उसके समर्थन में बयान दिया। और उन्होंने इस आइडिया को, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो है,
which is further reinforced by the statement of Rahul Gandhi ji, which he has made during the press conference, कि कर्नाटक के किसी एक विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे डुप्लीकेट नाम हैं, अगर इतने हैं तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जांच